अगर तुम्हारी वेबसाइट के पेजेस गूगल की हाई रैंकिंग में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है गूगल तुम्हें पसंद नहीं करता या गूगल हेट्स योर वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी रैंक करने के लिए अब तक हुई नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट रैंकिंग। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं व्हाई योर ब्लॉग इज नॉट अपीयरिंग ऑन हाई रैंकिंग, और इसको कैसे फिक्स करते हैं आज इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट एंड गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। तो मैंने ना इन इश्यूज को 3 चीजों में कैटेगराइज किया है: टेक्निकल इश्यूज, कंटेंट इश्यूज एंड लिंक इश्यूज। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल इश्यूज की। कई बार क्या होता है, हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक टॉगल का ऑप्शन आता है विच सेज नो इंडेक्स। अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब ये है हम गूगल को ये बता रहे हैं कि डोंट इंडेक्स एनी ऑफ द पेजेस ऑफ माई वेबसाइट। अगर हमारा कोई भी पेज गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है गूगल हमारी वेबसाइट पर आ ही नहीं पाएगा। अगर वो हमारा पेज क्रॉल ही नहीं कर पाएगा तो वो हमें हायर रैंकिंग्स देगा कैसे? तो मेक श्योर ये सारी सेटिंग्स को एक बार चेक कर लो। मेक श्योर तुमने नो इंडेक्स को ऑन ना कर रखा हो, जिस कारण तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स ना हो रही हो। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, या तो तुम उसे ऑन कर लो या फिर तुम robot.txt फाइल को चेक कर सकते हो, और इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है जहां पर जाकर तुम वो चेक करके उसे वैलिडेट कर सकते हो। इसी में सेकेंड पॉइंट आता है मैनुअल पेनल्टी का। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे पास्ट में कोई मैनुअल पेनल्टी या फिर एक्शन सर्च इंजन की तरफ से हुआ होगा तो देयर आर चांसेस कि गूगल ने तुम्हें स्पैम बॉक्स में डाल दिया होगा। इसी कारण गूगल तुम्हारी वेबसाइट्स को क्रॉल नहीं कर रहा है, किसी भी पेज को क्रॉल नहीं कर रहा है, जिससे तुम्हें रैंकिंग्स अचीव करने में डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि अगर तुम्हारी वेबसाइट पर तुमने स्पैमी कंटेंट डाले हैं या फिर स्पैमी बैकलिंक बिल्डिंग की है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, गूगल तुम्हारी वेबसाइट को सैंडबॉक्स में डाल देगा। एंड बिलीव मी, इससे निकलने में 9 से 10 महीने मिनिमम लग जाते हैं। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है टाइम का। कौन सा पेज कौन सी रैंकिंग पर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। अगर तुम्हारी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है, तुम्हारी अच्छी लिंक बिल्डिंग हो रखी है, सब कुछ परफेक्ट है, तो तुम बहुत जल्दी हाई रैंकिंग्स में आ जाओगे। लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वो पर्टिकुलर कीवर्ड रैंक नहीं करेगा। एक रिसर्च ये कहती है कि तुम कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हो तो 22% ऑफ द कीवर्ड्स रैंक विद इन 1 ईयर, और इसके अलावा 30% सेकेंड ईयर में रैंक करते हैं, और बाकी की जो 60-70% है उनको 3 साल लग जाते हैं गूगल के फर्स्ट पेज में या हायर रैंकिंग्स में आने के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, तुम्हारे अगर कीवर्ड को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए हैं, वेट फॉर अ लिटिल बिट, देखो अगर वो इस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के अंदर रैंक करता है नहीं करता है, एंड इफ इट डजंट रैंक देन यू नीड टू डिग डीपर इनटू इट। अब आते हैं हम कंटेंट रिलेटेड इश्यूज पर। अब कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, बट क्वालिटी ही इतनी सब्जेक्टिव है, सबके दिमाग में इसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो इसे एक बहुत ईजिली तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। इसके लिए तुम अपने आप से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लो। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछो कि जिस आर्टिकल को तुमने लिखा है क्या वो उस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आर्टिकल लिखा, कैन आई यूज टर्मरिक ऑन माई स्किन, और इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स होंगी जिसने ये आर्टिकल लिखा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल किसको रैंक करेगा? जिसने इस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी का परफेक्ट आंसर दिया होगा। तो मेक श्योर जिस भी सर्च क्वेरी के लिए तुम आर्टिकल लिख रहे हो उसको वो एकदम थॉरली डिस्क्राइब करना चाहिए। अब यहाँ पर थॉरली का मतलब ये नहीं है कि तुम कॉन्टेंट की लेंथ बढ़ा दो। थॉरली का मतलब ये होता है कि तुम उसको जितने डिटेल्ड वे में हो सकता है उतने डिटेल्ड वे में लिखो, ताकि गूगल को समझ आ जाए कि यार दिस इज द पर्सन हु हैज रिटन द बेस्ट आर्टिकल फॉर दिस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी सो फार। एंड मेक श्योर कि तुम किसी भी तरीके की रिफ्रेजिंग, प्लेजरिज्म या फिर AI रिटन कंटेंट पब्लिश मत करो। जितना टाइम तुम इन सब चीजों में दोगे उससे बेटर है कि तुम एक जेन्युइन कंटेंट पब्लिश कर दो, क्योंकि दोनों में लगभग सिमिलर टाइम ही लगता है। अब इसी में सेकंड पॉइंट आता है अपडेशन का। मान लो मैंने अपनी वेबसाइट पर 7 से 10 हजार आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी अपडेट करने का कभी नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आर्टिकल लिखा बेस्ट हेडफोन्स इन 2022, लेकिन अब 2023 आ गया है। अगर कोई बेस्ट हेडफोन सर्च कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो 2023 वाले लिंक पर क्लिक करेगा rather than clicking on my link, and that is why I'm not achieving the ranking which I'm desired to। तो जिन वेबसाइट्स ने लेटेस्ट ईयर के ऊपर आर्टिकल लिखा होगा गूगल उनको प्रेफरेंस देगा कंपेयर टू मी, बिकॉज आई हैव नॉट अपडेटेड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जितने आर्टिकल्स तुम लिख रहे हो, इफ यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपडेशन, और या तुमको लोगों की सर्च क्वेरी की इंटेंट कंप्लीट
अपडेट करने के लिए, उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है. यू नीड टू अपडेट देम बिकॉज अपडेशन इज ऑलवेज द की. एंड इससे क्या होता है ना, गूगल को एक हेल्दी सिग्नल भी जाता है कि ये वेबसाइट सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश नहीं कर रही है, ये अपने पुराने आर्टिकल्स को भी हेल्दी रखने की कोशिश कर रही है कि सारे के सारे सर्च क्वेरी को बहुत सही तरीके से आंसर दे. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, डिटेल्ड कंटेंट. अब मैंने जैसे पहले बताया, डिटेल्ड कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कंटेंट की लेंथ बढ़ा दो. डिटेल्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि तुम उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में लिखो. मान लो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैक्सिमम डिटेल में मैं सिर्फ 1000 शब्द में लिख सकती हूँ, तो आई विल राइट इट इन 1000 वर्ड्स. मैं सिर्फ उसकी कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके उसे 3000 वर्ड्स का भी अगर बना देती हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है. डिटेल्ड कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर ट्राइंग टू रैंक और गेट हायर रैंकिंग ऑन गूगल. तो अब इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, अगर तुम कोई भी कंटेंट लिखने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन क्रिएट कर लो. इससे क्या होगा कि तुम जब भी वो कंटेंट लिखने जाओगे तुम्हें ये पता रहेगा कि मुझे इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है. और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि तुम उस आर्टिकल को बहुत ही परफेक्ट और थॉरो बनाओ और मेक श्योर करो कि वो आर्टिकल पूरी तरीके से अच्छा हो, प्लेजराइज ना हो, किसी का भी देख कर लिखा ना गया हो, ताकि गूगल तुम पर ट्रस्ट कर सके. एंड इसी में थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है कि तुम एक EEAT एस्टैब्लिश करो हर एक पेज के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए. इससे क्या होगा, गूगल का तुम पर ट्रस्ट बिल्ड होगा और उसे समझ आएगा कि यार ये वेबसाइट लोगों के लिए अच्छी है एंड वो तुम्हें हायर रैंकिंग्स देने के लिए सोचेगा भी. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, टर्मरिक स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है. इसमें मैंने मेन पॉइंट्स तो इंक्लूड कर दिए, लेकिन व्हाट कैन आई ऐड? आई कैन ऐड माई एक्सपर्टीज एंड माई एक्सपीरियंस. मैं अपनी दादी के नुस्खे उसमें ऐड कर सकती हूँ एज एन एक्सपीरियंस, और इसके अलावा एज माई एक्सपर्टीज मैं उसमें इमेजेस ऐड कर सकती हूँ कि दिस इज हाउ आई यूज दिस पर्टिकुलर मेथड और एनीथिंग लाइक दैट, जिससे गूगल को पता चलेगा ये आर्टिकल थॉरो तो है ही, लेकिन इसमें राइटर की एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी है. और टू बी ऑनेस्ट, दादी के नुस्खे तो कोई कॉपी कर नहीं सकता है. अब आते हैं हमारे थर्ड इशू पे, जो है लिंक का इशूज या फिर लिंक बिल्डिंग का इशूज. अब इसे टैकल करना इज अ लिटिल टेक्निकल एंड अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेट्रिक्स देखकर हमें पता लगता है कि वेदर वी हैव लिंक इश्यूज और नॉट. अब इन्हें भी मैंने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है: तुम्हारी पेज लेवल की अथॉरिटी, तुम्हारी टॉपिकल अथॉरिटी और तुम्हारी वेबसाइट की अथॉरिटी. जब भी कोई एक आर्टिकल लिखने जाते हो तो किसी भी कीवर्ड वाले या फिर एसईओ वाले टूल में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को डालो और देखो कि कौन सी वेबसाइट के पेजेस रैंक कर रहे हैं. अब उन पेजेस में रेफरिंग डोमेन्स देखो और उन रेफरिंग डोमेन की क्वालिटी देखो. उसमें तुम ये चेक करो कि क्या उन पेजेस को तुम लिंक के थ्रू आउट रैंक कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी पेज के पास 500 रेफरिंग डोमेन्स हैं और उसमें से सबकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तुम बहुत टफ कंपटीशन में हो, क्योंकि उसे आउट रैंक करना डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन अगर किसी के पास रेफरिंग डोमेन्स बहुत ज़्यादा कम है एंड यू गारंटी योरसेल्फ कि इससे ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स मुझे मिल जाएंगे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर चांसेस कि तुम्हारा ये लिंक इशू फिक्स हो जाए. सेकंड बात करते हैं टॉपिकल अथॉरिटी की. अब अगर तुम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो तुम्हें ये पता चलता है कि उसमें शुरुआत में 6 से 7 कौन सी वेबसाइट्स बेसिकली रैंक कर रही हैं. आप उन वेबसाइट्स के नाम पढ़ो जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट जनरल वेबसाइट्स हैं या फिर टॉपिकल वेबसाइट्स हैं या फिर नोबडीज हैं, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. जिनकी टॉपिकल वाली वेबसाइट्स हैं, मतलब जो सिर्फ एक नीश पर काम कर रही हैं, उनको आउट रैंक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गूगल के सामने उनका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है. वो अगर जनरल वेबसाइट है और तुम नीश वेबसाइट हो तो चांसेस हैं कि तुम वहां पर रैंक कर पाओ. क्यों? क्योंकि तुम एक नीश वेबसाइट हो. तो मेक श्योर जब भी तुम एक कीवर्ड कवर करने जा रहे हो या किसी भी कंटेंट पर आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो ये चेक कर लो कि उन पर नीश वेबसाइट रैंक कर रही है, जनरल वेबसाइट रैंक कर रही है या फिर नोबडीज रैंक कर रहे हैं. इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कंटेंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, और लिंक्स के हिसाब से तुम उन्हें कंपीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है वेबसाइट अथॉरिटी. अब वेबसाइट अथॉरिटी क्या होती है? वेबसाइट अथॉरिटी बेसिकली कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन ये जो एसईओ के जो टूल्स आते हैं इन्होंने ये टर्म निकाला है जिसमें ये एक वेबसाइट की बैकलिंक्स के थ्रू अथॉरिटी बताते हैं. जिन वेबसाइट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है, जिनके पास कम है उनकी डोमेन अथॉरिटी कम होती है. बट वाई डू यू नीड टू नो दिस? बिकॉज वेबसाइट अथॉरिटी से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या तुम उनके कीवर्ड्स ले सकते हो और उन पर आर्टिकल लिख के उन्हें आउट रैंक कर सकते हो. ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ, वेबसाइट अथॉरिटी जानना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी तुम कीवर्ड रिसर्च या किसी पर भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो, ये हमेशा चेक करो कि कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है. क्योंकि अगर तुम्हारी डोमेन अथॉरिटी कम है, तुम्हारे पास कम बैकलिंक्स हैं, तो देयर आर लेस चांसेस कि तुम उनको आउट रैंक कर पाओगे. और यहीं
पर सबसे बड़ा आ जाता है लिंक का इश्यूज़, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम्हारा कंटेंट बहुत परफेक्ट है, तुमने उसमें अपनी एक्सपीरियंस, तुम्हारी एक्सपर्टीज सब ऐड कर रखी है, तुम्हारी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन लोग कहाँ फंसते हैं, लिंक इश्यूज़ में। अब लिंक बिल्डिंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लोगों के पास बजट नहीं होता तो वो लिंक बिल्डिंग नहीं करते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि ऐसी नीश सिलेक्ट करो जहाँ पर तुम्हें लिंक बिल्डिंग की इतनी ज़रूरत ना पड़े, और ऐसे कीवर्ड्स चूज करो कि उन वेबसाइट्स को आउट रैंक कर सको। यहाँ पर तुम्हारी एसईओ की जो रिसर्च है वही सबसे ज़्यादा काम आती है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू लिंक बिल्डिंग। और इसमें सबसे रेयर चीज़ ये हो सकती है कि लोगों को तुम्हारी वेबसाइट पसंद आ रही है एंड दे डायरेक्टली कम टू योर पेज, और ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि जब तक तुम बड़ी वेबसाइट नहीं बनते और तुम हर जगह फर्स्ट पेज पे नहीं आते, लोगों को कम तुम्हारी वेबसाइट के बारे में पता रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि वाई यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग हायर रैंक्स ऑन गूगल, बिकॉज देयर माइट बी सम ऑफ द इशूज आई मैंशनड। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और इशू तुम फेस कर रहे हो इससे रिलेटेड, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर तुम्हें ऐसी ही डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में एसईओ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।